गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पंडित रामजीलाल क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने ईथर संबंधी चर्चाएं की थी, ईथर के बनाने की प्रिपरेशन मेथड और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 विलियन चैप्टर पर चर्चा करेंगे। विलियन चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक बच्चों को परेशान करता है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो आज बच्चों हम लोगों को विलियन चैप्टर में जो एक टॉपिक है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन समझने के बाद में फिर हम लोग राउल्ट के नियम पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो आज बच्चों हमारा टॉपिक है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। क्या है बच्चों? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। पहले जो हमारा टॉपिक है उसकी बात कर रहे हैं। टॉपिक क्या है बच्चों? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अपेक्षिक अवनमन बच्चों हमें पढ़ना है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन समझने से पहले हमें वाष्प दाब में अवनमन समझना पड़ेगा। मतलब इसको समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? वाष्प दाब में अवनमन समझना पड़ेगा। अवनमन। और वाष्प दाब में अवनमन समझने के लिए हमें पहले वाष्प दाब को समझना पड़ेगा। वाष्प दाब क्या होता है? और बच्चों वाष्प दाब को समझने से पहले हमें वाष्पन को समझना होगा। वाष्पन। बच्चों आप लोगों ने क्लास 9th में और क्लास 10th में, क्लास 9th में जनरली वाष्पन को पढ़ा होगा। वाष्पन क्या है इसी पर चर्चा करनी है हमें। वाष्पन पर, वाष्पन क्या है? तो बच्चों वाष्पन क्या है इस पर हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा वाष्पन क्या होता है। तो 9th क्लास में बच्चों ये पढ़ाया जाता है कि वह निश्चित ताप जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? वाष्पन। यानी वह निश्चित ताप जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग कहते हैं वाष्पन। वह निश्चित ताप जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। चलिए बच्चों हम इसको समझते हैं बारी बारी बारी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाष्पन की। बच्चों वाष्पन क्या होता है? वाष्पन। वाष्पन क्या होता है? जिसे मान लीजिए एक बीकर हम ले रहे हैं। ये बच्चों हमारा कोई बीकर है और इसमें मान लीजिए हमने द्रव के मॉलिक्यूल्स भर दिए। इसके अंदर क्या भर दिया? लिक्विड भर दिया। इसके अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या है बच्चों? लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो होता क्या है, आज हमें वाष्पन को समझना है। बच्चों जो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है वो तो ठीक है, आप लोगों ने कहीं 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ा है, उसी पे हम लोगों को चर्चा करनी है कि वाष्पन होता क्या है। हम लोगों को ये समझना है वाष्पन क्या होता है, इससे रिलेटेड बात करनी है। वाष्पन क्या होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए इसमें हमने कोई द्रव भर दिया। क्या भर दिया बच्चों? इसमें कोई द्रव भर दिया। इसमें बच्चों हमने कोई द्रव भर दिया। द्रव भर दिया तो होता क्या है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स वो सदैव अनियंत्रित दिशाओं में गति करते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए इसमें कोई गैस भरी है। क्या भरी है? गैस भरी है। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो बच्चों ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सदैव अनियंत्रित दिशाओं में गति करते हैं। इनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। गैस के मॉलिक्यूल सदैव क्या करते हैं?
अनियंत्रित दिशाओं में गति करते रहते हैं। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सदैव अनियंत्रित दिशाओं में गति करते रहते हैं। तो जिस प्रकार से गैस के अणु अनियंत्रित दिशाओं में गति करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से शुद्ध विलायक के अणु भी, शुद्ध विलायक, हमारा जो शुद्ध विलायक होता है उसके अणु भी अनियंत्रित दिशाओं में गति करते रहते हैं। जिस प्रकार से गैस के अणु अनियंत्रित दिशाओं में गति करते रहते हैं, उसी प्रकार से शुद्ध विलायक के अणु भी अनियंत्रित दिशाओं में गति करते रहते हैं। तो इनकी अनियंत्रित दिशाओं में गति के कारण क्या होती है, इनमें टक्करें होती हैं। बच्चों, जब अनियंत्रित दिशाओं में गति कर रहे हैं तो अनियंत्रित दिशाओं में गति के कारण इनमें क्या होंगी, आपस में टक्करें होंगी, और टक्करें होने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है, कुछ अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब बहुत ज्यादा होती है तो वह इस द्रव के पृष्ठ को या द्रव अवस्था को छोड़कर बच्चों कहाँ चले जाते हैं, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। तो द्रव के अणुओं का द्रव के पृष्ठ को छोड़कर वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। द्रव के अणुओं का द्रव के पृष्ठ को छोड़कर वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। द्रव के अणुओं का द्रव के पृष्ठ को छोड़कर वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। तो बच्चों वाष्पन में समझ में आ गया होगा। अब वाष्पन के बाद में हमें क्या पढ़ना है, वाष्प दाब। चलिए वाष्प दाब देखिए, वाष्प दाब क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए इसमें कोई द्रव भरा था, क्या भरा था, द्रव। तो द्रव भरा है तो इसमें क्या होगा, द्रव के अणु आपस में, भाई द्रव के अणु जो होते हैं वो अनियंत्रित दिशाओं में गति करेंगे, और अनियंत्रित दिशाओं में जब गति करेंगे तो इनमें आपस में क्या होंगी बच्चों, टक्करें होंगी। तो आपस में टक्करें होने से इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स द्रव अवस्था को छोड़कर गैस अवस्था में परिवर्तित होंगे। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन क्रिया कहते हैं। बच्चों जब वाष्पन हो रहा होता है, कोई द्रव मॉलिक्यूल्स द्रव के पृष्ठ को, कोई भी द्रव का मॉलिक्यूल्स जब द्रव के पृष्ठ को छोड़ रहा होता है वाष्पन क्रिया में, तो वाष्पन क्रिया में द्रव के अणुओं द्वारा बच्चों जब ये इस पृष्ठ को छोड़कर बाहर जाते हैं तो जाने से पहले इस पृष्ठ पर एक दाब छोड़ जाते हैं। इस दाब को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। तो वाष्पन क्रिया में द्रव के अणुओं द्वारा द्रव के पृष्ठ पर लगाए गए दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। समझिए एक बार फिर से, वाष्पन क्रिया में द्रव के अणुओं द्वारा द्रव के पृष्ठ पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। वाष्पन क्रिया में द्रव के अणुओं द्वारा द्रव के पृष्ठ पर लगाए गए दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा वाष्प दाब क्या है, वाष्पन क्या होगा, दो चीजें समझ में आ गई। वाष्पन क्या है, वाष्प दाब क्या है। तो वाष्प दाब में हमने क्या बताया, वाष्पन क्रिया में द्रव के अणुओं द्वारा द्रव के पृष्ठ पर लगाए गए दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। और वाष्प दाब को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों, पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, पी से डिनोट करते हैं। तो वाष्पन क्रिया में द्रव के अणुओं द्वारा द्रव के पृष्ठ पर लगाए गए दाब को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वाष्प दाब कहते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग वाष्प दाब में अब अवनमन की बात कर लें। वाष्प दाब में अवनमन की बात कर लें तो इसके लिए बच्चों ध्यान से देखना, जरा डायग्राम हम फिर से ड्रा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बीकर है, ये बच्चों क्या है, एक कोई बीकर है, ये एक बीकर है। और इस बीकर में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस बीकर में हम कोई शुद्ध विलायक भर रहे हैं। शुद्ध विलायक मान लीजिए जल को ही हम भरे दे रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, कोई शुद्ध विलायक भर रहे हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पे इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कोई शुद्ध विलायक भर रहे हैं। इसमें बच्चों हमने क्या भर दिया, इसमें हमने भर दिया शुद्ध विलायक। क्या भर दिया, शुद्ध विलायक।
इसमें इस पात्र में हमने क्या किया, कोई शुद्ध विलायक भर दिया। अब शुद्ध विलायक भरा है तो इसका मतलब इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे उसी विलायक के होंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट शुद्ध विलायक के रूप में हमने मान लो जल ले लिया। क्या ले लिया? जल। तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देंगे वो सभी किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? सारे के सारे जल के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जब सभी जल के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा ये वाला मॉलिक्यूल्स है वैसा ही ये वाला मॉलिक्यूल्स है, वैसा ही ये वाला मॉलिक्यूल्स है, वैसा ही ये वाला मॉलिक्यूल्स, वैसा ही ये वाला मॉलिक्यूल्स, वैसा ही ये मॉलिक्यूल्स, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स सब एक जैसे हैं। तो बच्चों जब सभी एक जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब सभी मॉलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन, जो उनके बीच में लगता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो लगभग इक्वल होता है। अगर सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं, एक ही पदार्थ के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण सब लगभग इक्वल होता है। अब होगा क्या, अभी तक ये था शुद्ध विलायक, लेकिन अगर हम इसमें क्या करें, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ ऐड कर दें। जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, अवाष्पशील विलेय पदार्थ ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं बच्चों? अवाष्पशील विलेय पदार्थ। जैसे मान लीजिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ ऐड कर रहे हैं। जैसे अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मतलब है कोई ऐसा, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मतलब होता है कोई ऐसा विलेय पदार्थ जो विलेय मतलब विलायक में तो घुल जाए परंतु वाष्प अवस्था में परिवर्तित ना होता हो। जैसे यूरिया, यूरिया आपकी जल में घुल जाएगी परंतु वाष्प अवस्था में परिवर्तित नहीं होगी। ग्लूकोज, ग्लूकोज जल में घुल जाएगा लेकिन वाष्प अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा। सुक्रोज, चीनी, ये सभी क्या है आपके अवाष्पशील विलेय पदार्थ। तो इसमें हमें क्या करना है, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें ऐड कर देना। कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ आप ऐड कर दीजिए। तो चलिए जैसे मान लीजिए अवाष्पशील विलेय पदार्थ के रूप में हम यहाँ पर ऐड करते हैं कोई, जैसे यूरिया ऐड कर रहे हैं। तो यूरिया जब इसमें आप ऐड करोगे और यूरिया इसमें डालोगे तो क्या होगा बच्चों, यूरिया के मॉलिक्यूल्स द्वारा जल के मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। यूरिया के मॉलिक्यूल्स द्वारा जल के मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। पहले सारे मॉलिक्यूल्स किसके थे? जल के, सभी एक जैसे थे, तो उनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल था वो इक्वल था। परंतु अब क्या है, अब उसमें शुद्ध विलायक में आपने किसको डाल दिया है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ को। तो जब बच्चों हम शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को डाल देते हैं तो होता क्या है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ और शुद्ध विलायक की मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। होता क्या है, जैसे ही आप अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें ऐड करते हो, जैसे ही कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ आप किसमें ऐड करते हो? शुद्ध विलायक में। तो जैसे ही ऐड करोगे तो होगा क्या, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मॉलिक्यूल्स और जल के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा, इनके बीच में आकर्षण लगने लगेगा। तो होगा क्या, ये जो आपका थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं, जो आपका ये जल का मॉलिक्यूल्स है, जो जल का मॉलिक्यूल्स है बच्चों, ये चारों ओर से यूरिया के मॉलिक्यूल्स द्वारा घेर लिया जाएगा। घेर क्या लिया जाएगा, इसमें क्या होगा बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यूरिया के मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। समझ में आई बात? तो जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, इसमें बहुत सारे, जैसे ही हम इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालते हैं, जैसे मान लो यूरिया ही डाला या मान लो हमने यहाँ पर ग्लूकोज डाल दिया या हमने मान लो सुक्रोज डाल दिया, तो कोई भी विलेय पदार्थ ऐड करते हैं तो क्या होता है, विलेय और विलायक के बीच में आकर्षण लगता है। होता क्या है, जब भी हम यहाँ पर कोई विलेय पदार्थ ऐड करते हैं तो विलेय पदार्थ और विलायक के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, आकर्षण लगता है। आकर्षण बल की वजह से क्या होता है, विलायक के अणु जितने भी होते हैं वो विलेय के अणुओं से चारों तरफ से घिर जाते हैं। और जब चारों तरफ से विलायक के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से अवाष्पशील विलेय पदार्थ द्वारा घिर जाएंगे, जितने भी इसमें, जैसे ये मान लीजिए एक दो और बना दें।
जैसे मान लीजिए ये जल का मॉलिक्यूल्स है, ये जल का मॉलिक्यूल्स, ये जल का मॉलिक्यूल्स, तो बच्चों ये चारों ओर से किसके द्वारा घिर जाएंगे? यूरिया के मॉलिक्यूल्स द्वारा ये चारों तरफ से घेर लिए जाएंगे। अब जब चारों तरफ से यूरिया का मॉलिक्यूल्स इनको घेर लेगा तो क्या ये फ्री रह पाएंगे? देखिए जब आपने यूरिया को इसमें ऐड नहीं किया था, जब इसमें यूरिया को ऐड नहीं किया था तो सारे मॉलिक्यूल्स किसके थे? जल के थे, और सारे मॉलिक्यूल्स जल के थे, सबके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो लगभग इक्वल था। तो जब इक्वल था तो सारे मॉलिक्यूल्स फ्री थे वेपराइज होने के लिए, यानी सारे मॉलिक्यूल्स वाष्पित होने के लिए फ्री थे। एक बार फिर समझते हैं बच्चों, जब इसमें आपने यूरिया को ऐड नहीं किया था उस समय इसमें क्या था? उस समय इसमें केवल और केवल जल के मॉलिक्यूल्स थे, सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे थे, सबके बीच में लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल सब इक्वल था। परंतु जैसे ही इसमें आवाजशील विलेय पदार्थ डाल दिया, देखिए जब इनके बीच में आवाजशील पदार्थ नहीं डाला था सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे थे, सबके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसा था, तो मॉलिक्यूल्स सारे स्वतंत्र रूप में थे। भाई सबके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग इक्वल है तो सारे मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, और जब सारे मॉलिक्यूल्स फ्री हैं तो आपस में उन्हें टक्करें होती हैं और टक्करों से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से उनका क्या होता है? वेपराइजेशन हो जाता है, यानी वाष्पन हो जाता था। परंतु हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही इसमें आपने क्या किया, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाला तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ और विलायक के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगने लगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के कारण हुआ क्या बच्चों? हुआ ये कि जो विलायक के अणु अभी तक स्वतंत्र थे, अभी तक क्या थे? स्वतंत्र थे, वो चारों तरफ से अवाष्पशील विलेय पदार्थ द्वारा घेर लिए गए। उनको चारों तरफ से अवाष्पशील विलेय पदार्थ ने क्या किया? घेर लिया। अब जब घेर लेंगे तो अब तो ये बन जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब देखो ये तो पहले से ही अवाष्पशील है, अवाष्पशील का मतलब पहले से ही वाष्प अवस्था में परिवर्तित नहीं होना है। ऊपर से जो वाष्पशील था उसको भी इन्होंने चारों तरफ से क्या किया? घेर लिया। जब चारों तरफ से घेर लेंगे तो अब क्या ये मॉलिक्यूल वाष्पित हो पाएंगे? तो आंसर है नहीं। तो अब जो बच्चों इसमें जो बच जाएंगे मॉलिक्यूल्स, जिनको यूरिया द्वारा नहीं घेरा जाएगा, जो स्वतंत्र रूप में होंगे, वही मॉलिक्यूल्स वाष्पित हो पाएंगे। तो आप बताओ, जब पहले शुद्ध अवस्था में था तब ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाष्पित होंगे कि अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाष्पित होंगे? बच्चों जब ये पहले शुद्ध अवस्था में था, जब ये पहले किस अवस्था में था? जब पहले ये शुद्ध अवस्था में था, जब हम पहले शुद्ध अवस्था की बात कर लें, जब पहले ये शुद्ध अवस्था में था तो इनकी इसमें सारे किसके मॉलिक्यूल्स थे? जल के मॉलिक्यूल्स थे। सारे किसके मॉलिक्यूल्स थे? जल के, और सभी एक जैसे थे, सबके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो सेम था। तो क्या होता था? जब सेम था तो सारे मॉलिक्यूल्स, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो यहाँ से ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपराइज होते थे, क्योंकि सबके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समान है तो सभी इधर उधर गति करेंगे तो आपस में टक्करें होंगी, टक्करों से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वेपराइजेशन। भाई काइनेटिक एनर्जी ज्यादा से ज्यादा अणुओं की बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा अणुओं की बढ़ने से क्या होगा? लगभग ज्यादा से ज्यादा अणु इस द्रव के पृष्ठ को छोड़कर बाहर जाते हैं, तो वाष्पन ज्यादा होता था। अब क्या हुआ? अब बच्चों जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, एक चीज और जरा ध्यान समझना, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने पर होगा क्या बच्चों? जिस समय इसमें आपने कोई भी विलेय पदार्थ नहीं डाला था, यानी अर्थात ये जब शुद्ध विलायक था, जब ये शुद्ध विलायक था तो इस पृष्ठ पर जरा ध्यान देना, इस पृष्ठ पर केवल और केवल किसके मॉलिक्यूल्स थे? शुद्ध विलायक के मॉलिक्यूल्स थे। किसके मॉलिक्यूल्स थे? शुद्ध विलायक के। क्यों? क्योंकि इसमें पानी के अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब शुद्ध विलायक के अलावा कुछ है ही नहीं। तो बच्चों जब शुद्ध विलायक लेते हैं तो शुद्ध विलायक में होता क्या है? उसकी जो पृष्ठ है उस पृष्ठ पर केवल और केवल शुद्ध विलायक के मॉलिक्यूल्स होते हैं और वेपराइजेशन इनका होता है। इसमें क्या है? जब आप शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दोगे तो होगा क्या? इस पृष्ठ पर एक मॉलिक्यूल्स, जैसे ये मान लो विलेय का है तो दूसरा मॉलिक्यूल्स बच्चों काहे का होगा? दूसरा मॉलिक्यूल्स होगा विलायक का। फिर देखिए, मान लीजिए अगला मॉलिक्यूल्स ये किसका है? विलायक का मान लो, तो इसके बाद वाला काहे का होगा? विलेय का। फिर काहे का होगा? फिर बच्चों फिर होगा आपका विलायक का। फिर मॉलिक्यूल्स किसका होगा बच्चों? फिर विलेय का होगा। ऐसे फिर किसका होगा बच्चों?
विलायक का होगा, फिर किसका होगा, विलेय का होगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे जब इसमें आपने कोई विलेय पदार्थ नहीं डाला था उस समय इसके पृष्ठ पर केवल और केवल विलायक के मालिकों थे, परंतु विलेय पदार्थ डाल देने पर अब आप देख रहे हो कि विलायक के इस पृष्ठ पर, इस सरफेस पर विलायक के अणुओं की संख्या पहले के अणुओं की तुलना में कम हो गई, क्योंकि पहले इस पृष्ठ पर केवल और केवल विलायक के अणु थे, परंतु अब क्या है, अब विलायक के साथ साथ इसमें विलेय के मॉलिक्यूल्स भी आ गए। तो विलेय के मॉलिक्यूल्स आ जाने पर इस सरफेस पर, इस एरिया पर, इस पृष्ठ पर विलायक के यानी वाष्पशील पदार्थ के अणुओं की संख्या घट गई, और जब वाष्पशील अणुओं की संख्या घट जाएगी तो वाष्पन की दर घट जाएगी, यानी यहाँ से जो वाष्पित मॉलिक्यूल्स हो रहे थे उनकी दर घट जाएगी, उनकी संख्या में कमी आ जाएगी। और इसमें कमी आने से क्या होगा भाई, ये जितने ज्यादा यहाँ से वाष्पित होंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ से वाष्पित होते हैं उतना ही ज्यादा इस पर दाब लगाता है, और जब इनकी संख्या में कमी आ जाएगी तो फिर क्या होगा, दाब घट जाएगा, दाब कम हो जाएगा। और यही जो दाब में कमी होती है इसी को हम लोग वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। बच्चों बात समझ में आई, एक बार फिर समझ लीजिए। जब किसी शुद्ध विलायक में, अब देखो हम इसको थ्योरेटिकल रूप में बता रहे हैं, थ्योरेटिकल रूप में बच्चों, एक सेकंड बच्चों। हाँ तो बच्चों हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि जब इस पृष्ठ पर वाष्पशील अणुओं की संख्या घटेगी तो वाष्पन की दर घटेगी, और वाष्पन की दर घटेगी तो वाष्प दाब अपने आप कम हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग थ्योरेटिकल रूप में कैसे लिखते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों क्या था, पहले ये क्या था, शुद्ध विलायक था। तो जब किसी शुद्ध विलायक में, बच्चों आप क्या कर रहे हो, देखो शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ ऐड कर रहे हो, तो जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है, जब किसी, देखो पहले ये क्या था, पहले ये था शुद्ध विलायक, क्या था पहले, ये शुद्ध विलायक था, क्या था, शुद्ध विलायक। अब जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को डाल दिया जाएगा, तो जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को डाल दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, विलायक में विलेय डाल रहे हो तो विलायक और प्लस विलेय क्या बनता है, विलयन। तो जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को डाला जाता है तो ये विलयन बन जाता है, क्या बन जाता है बच्चों, क्या बन जाता है, विलयन। तो ये क्या है, ये है आपका शुद्ध विलायक, जबकि ये क्या बन चुका है बच्चों, ये बन चुका है विलयन। क्यों बन चुका है, क्योंकि इस विलायक में आपने क्या मिला दिया है, अवाष्पशील विलेय, और विलायक में विलेय मिला देने पर विलयन बन जाता है। अब ध्यान सुनना, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिया जाता है तो इससे प्राप्त विलयन, तो इससे प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, इससे प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, इससे प्राप्त विलयन का वाष्प दाब सदैव शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम होता है। फिर से एक बार समझिए, जब ये शुद्ध विलायक था, यहाँ पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाष्पित होंगे, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाष्पित होंगे उतना ही ज्यादा इसके पृष्ठ पर दाब लगेगा। इस दाब को हम लोग कहते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इसे P0 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P0 से प्रदर्शित करते हैं। जब भी कोई चीज शुद्ध होती है तो उसके ऊपर नॉट लगाकर हम लोग डिनोट करते हैं। तो होगा क्या कि यहाँ पर जब केवल शुद्ध विलायक था, मॉलिक्यूल्स ज्यादा वेपराइज हो रहे थे, ज्यादा इस पर प्रेशर लगेगा, तो ये P0 की वैल्यू होगी, ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और ये क्या है, ये विलयन का वाष्प दाब है। तो देखो, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो इससे प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, इससे प्राप्त विलयन का वाष्प दाब सदैव शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम होता है। और वाष्प दाब में हुई इस कमी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। आइए बच्चों आगे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, माना किसी शुद्ध विलायक का
वाष्प दाब, वाष्प दाब माना किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट एवं विलयन का वाष्प दाब, एवं विलयन का वाष्प दाब, एवं विलयन का वाष्प दाब कितना है, PS, विलयन का वाष्प दाब PS है। माना किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट एवं विलयन का वाष्प दाब PS है, तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा बच्चों, वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा, वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन बच्चों वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा, वाष्प दाब में अवनमन किसके इक्वल होता है बच्चों, ज्यादा कौन है शुद्ध विलायक का, कम कौन है विलयन का, तो ज्यादा वाले से कम वाले को घटा दो, क्या करना है आपको, ज्यादा वाले से कम वाले को घटा दो, तो ज्यादा कौन है P नॉट माइनस कम कौन है PS। समझ में आएगी बात, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके इक्वल होता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब माइनस विलयन के वाष्प दाब, तो यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का जो अंतर होता है उसी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन यदि कोई पूछे तो आपको क्या बताना है, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो इससे प्राप्त विलयन का वाष्प दाब सदैव शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम होता है। विलयन के वाष्प दाब में हुई इस कमी को, विलायक के वाष्प दाब में हुई इस कमी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अब बच्चों बात करनी है हमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की। किसकी बात करनी है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन के बाद में हम लोग वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हमें पढ़ना है, तो अब पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन बच्चों हमें पढ़ना है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये क्या होता है और इस पे चर्चा करते हैं। तो किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं RLVP भी कहते हैं, RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों, ध्यान सुनिए। किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन को हम किससे डिनोट करते हैं, P नॉट माइनस PS। तो किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं RLVP। RLVP का मतलब रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो उम्मीद है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आपको समझ में आया होगा। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात क्या कहलाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन समझ में आ गया बच्चों। इसको हम एक पेज में कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। हाँ बच्चों स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब एक कुछ थोड़ी बात आप लोग सुन लीजिए बच्चों। अगर देखा जाए, देखा क्या जाए, एक बार की बात है, एक व्यक्ति भगवान से पूछता है कि ये बताइए आप कि भाई और दोस्त को हमें
किसी चीज से तुलना करनी है, भाई की, अपने भाई की और अपने दोस्त की किसी चीज से तुलना करनी है, तो किस चीज से हम तुलना करें? भाई और दोस्त की किस चीज से हम तुलना करें? तो भगवान ने उसका उत्तर दिया कि बच्चों, अगर आपको भाई की तुलना करनी है तो भाई आपका एक सोने जैसा होता है। भाई किसके समान है? सोने के समान है। जबकि जो दोस्त है वो हीरे के समान है। वो व्यक्ति जिसने भगवान से ये क्वेश्चन किया था वो आश्चर्य में पड़ गया कि भगवान जी ने भाई की तुलना सोने से की, जबकि दोस्त की तुलना हीरे से कर दी। हीरा आप लोग जानते हो, हीरा कीमती वस्तु है, सोना उसकी तुलना में कम कीमती है। हालांकि सोना भी कीमती है परंतु हीरा ज्यादा कीमती है। तो अब उसके मन में एक विचार आया कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि भाई की तुलना सोने से कर दी, दोस्त की तुलना हीरे से कर दी, जबकि होना ऐसा चाहिए था, भाई हीरा होना चाहिए था और दोस्त सोना होना चाहिए था। परंतु भगवान ने ऐसा नहीं किया। अब उससे रहा नहीं गया, विचार करते करते उससे रहा नहीं गया, उसने भगवान से ये क्वेश्चन कर दिया कि आप ये बताइए कि भाई सोना क्यों है और दोस्त हीरा क्यों है? तो भगवान ने बताया कि बच्चों, यदि सोने में दरार आ जाए, अगर मान लीजिए सोने के आप कोई आभूषण बनवा के लाए हो और वो चटक जाए या दरार आ जाए, तो आप क्या कर सकते हो? उसको गला कर उस दरार को फिर से मिटा सकते हो। यदि उसमें दरार आ जाए तो क्या करोगे? उसको गला दोगे और गलाने के बाद में फिर से पुनः वही आभूषण बना लोगे तो उसकी दरार समाप्त हो जाएगी। परंतु अगर हीरे में एक बार दरार आ जाए तो क्या वो पुनः वैसा ही प्रारंभिक स्थिति में पहुंच पाएगा? कभी नहीं पहुंच पाएगा। अर्थात उसमें दरार सदैव बनी रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारे अपने होते हैं, अपनों में कुछ भी हो जाए, कोई भी दरार आ जाए, फिर भी समय आने पर, अनुकूल परिस्थिति आने पर वो आपका साथ देते हैं। जबकि जो गैर होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, वो केवल और केवल, सारे दोस्तों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो जब तक आपकी पॉकेट में दम है, जब तक आपकी जेब में पैसा है, तब तक तो वो आपके ऊपर जान न्यौछावर करने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी पॉकेट से पैसा खत्म, वैसे ही वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देते। तो बच्चों, दोस्त होता है और भाई होता है, परिवार होता है। अपना जो परिवार है वो आपके लिए, आप किसी भी कंडीशन में हो, हर कंडीशन में आपके साथ में खड़ा है। परंतु दोस्त केवल और केवल सुख के साथी होते हैं। बहुत ही कम इस जगत में ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो दुख में, बहुत ही कम ऐसे दोस्त भी मिलेंगे जो दुख में भी आपका साथ दें। इसलिए दोस्तों को बहुत ही सोच समझ कर बनाओ। जो आप अपनी पहुंच से ऊपर वाले दोस्तों को मत बनाइए, आप जो आपके समकक्ष हैं उनको दोस्त बनाइए। वो आपका हो सकता है लास्ट तक सहारा दे। परंतु अपने से ऊपर से दोस्ती करोगे तो वो केवल और केवल आपका यूज करेगा, केवल और केवल क्या करेगा? आपका यूज करेगा। तो इसलिए आपको अपने परिवार वालों से कोई भी बात होती है उसको भूलकर उनको, उनके साथ में चलना है। एक बार की और दोस्तों बात बता दें, एक बार की बात है कि श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर गए पतंग उड़ाने। अब उन्होंने क्या किया? पतंग उड़ाना स्टार्ट किया। तो पतंग उड़ा रहे थे तो जब तक उनका वो क्या बोलते हैं उसको, धागा, जब तक धागा छोड़ते गए पतंग ऊपर उड़ती गई। फिर उसके बाद में उन्होंने देखा कि धागा थोड़ा बचा है, लास्ट पॉइंट आ गया है, तो अब वो धागा पकड़कर खड़े हो गए, अब पतंग उड़ रही है। तो अर्जुन ने तभी श्री कृष्ण जी से कहा कि यदि आप इस धागे को तोड़ दीजिए तो ये पतंग और ऊपर चली जाएगी। श्री कृष्ण ने ये बात सुनते ही धागे को तोड़ दिया। अब जब धागे को तोड़ दिया तो हुआ क्या कि पतंग कुछ ऊपर तक गई, उसके बाद में भी पतंग कुछ ऊपर तक गई, लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ? फिर वही पतंग वापस होकर
जमीन पर आ गिरे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आपने इससे कुछ शिक्षा ली? अर्जुन ने कहा कि हाँ। तो श्री कृष्ण ने पूछा क्या? तो उन्होंने बताया कि जब तक आप इस पतंग के इस धागे को पकड़े हुए थे तो हमें ये लग रहा था कि अगर आप धागा छोड़ दोगे तो ये पतंग और ऊपर जाएगी, लेकिन आपका साथ छूटते ही ये कुछ ऊपर तक गया और उसके बाद में नीचे आ गई। अर्थात हम जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में हम धीरे धीरे उत्थान पर चढ़ रहे होते हैं, ऊपर हम लोग उत्थान पर जा रहे होते हैं। अब पीछे से हमारे पीछे जुड़ा होता है हमारा परिवार, तो हमें ये लगता है कि हमारा परिवार हमारी तरक्की में बाधक बन रहा है। भाई जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा पीछे बैकअप हमारा परिवार है, हमारे परिवार वाले हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे बैकअप रूपी होते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम मान लीजिए कोई तरक्की के शिखर पर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा परिवार हमारे तरक्की के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो उस अवरोध को, अब हमारे दिमाग में ये चलता है कि अगर इस अवरोध को हटा दें तो हम और तरक्की के मार्ग पर चले जाएंगे। परंतु बच्चों ये गलती कभी ना करना, क्योंकि वो अवरोध हटाते ही, वह संबंध तोड़ते ही, परिवार वालों से संबंध तोड़ते ही उसी पतंग की तरीके आपका हाल होगा। जो पतंग क्या हुई थी, उतने ऊपर उड़ने के बाद में जैसे ही धागा टूट गया तो कुछ ऊपर गई थी, उसके बाद में सीधे नीचे आ गई थी। वही हाल आपका भी ना हो, इसलिए परिवार का, भाइयों का साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि बच्चों आप लोगों ने रामायण भी देखी होगी कि भाई से, रामायण में राम और लक्ष्मण की बात की जाए तो राम और लक्ष्मण में क्या है, भाई के लिए जान निछावर करता है। और उसी जगह आप देखते हो कि जो आपके रावण और विभीषण थे, उनमें उनके भाई रावण के विध्वंस का कारण कौन बना? विभीषण। यदि भाई में शत्रुता हो गई तो चाहे आपकी, देखो रावण की कितनी बड़ी लंका थी, सोने की लंका थी, लेकिन केवल भाई के केवल मात्र एक भाई के अलग होने से वो पूरी की पूरी लंका ध्वस्त हो गई। और उसी जगह भगवान श्री राम के जो अनुज थे लक्ष्मण, उनका लक्ष्मण भरत जो भी थे, उन्होंने सबने क्या किया, भैया का, अपने राम भैया का उन्होंने सभी ने साथ दिया, तो आज राम राजा बन गए। तो कहने का मतलब ये है कि अपने परिवार से नाता रिश्ता हमें नहीं, कभी किसी भी कंडीशन में पृथक नहीं करना, हर कंडीशन को मैनेज करना सीखना है। चलिए बच्चों, ये तो बातें हो गई काफ़ी। हम लोगों ने वास्तव में आप अच्छे ऑनवन पढ़ लिया था, वास्तव में आप अच्छे ऑनवन आपको समझ में आ गया होगा।